Okay, so this is part 2 of life in the rural areas, grade 8 history, chapter number 3 life in rural areas, page number 22. हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड मेजर पार्ट्स हम कर चुके थे। पेज नंबर 22 के लास्ट पार्ट पे हैं हम। दिस इज कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793. यू कैन चेक इन योर बुक मीनवाइल while I am teaching you. Okay, so this is a requested video, so I am making it for you all. सो परमानेंट सेटल सिस्टम पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लाइफ कैसी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, उनके बाद क्या चेंज हुआ। ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 वीडियो में मिल जाएंगी इस चैप्टर के, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना, नहीं तो डायरेक्टली जाके चेक कर लेना। ठीक, अब हम पढ़ते हैं परमानेंट सेटलमेंट। हमने 3 सिस्टम डिसाइड किए थे कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म को स्मूथ करने के लिए उन्होंने सोचा कि सब अच्छे से चले, हमें रेवेन्यू ठीक टाइम पे मिलता रहे, हमें पैसे की कोई कमी ना हो, तो उसके लिए हम एक नया रेवेन्यू सिस्टम लेकर आते हैं, जिनमें से 3 सिस्टम थे। परमानेंट सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, मालवारी सिस्टम और रियोतवारी सिस्टम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ओके, 1793 का टाइम था जब ये हुआ था एनफोर्स। ओके, टू एंश्योर अ रेगुलर इनकम, पहले थोड़ा सा इसको रीड आउट करेंगे, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ओके, टू एंश्योर अ रेगुलर इनकम the company decided to fix the land revenue of Bengal and Bihar on a permanent basis. This scheme was introduced in 1793 by Lord Cornwallis and came to be known as the permanent settlement. Its main features were as follows. Okay, अब हम पहले ही बात कर चुके हैं, ब्रिटिशर्स को चाहिए थी परमानेंट इनकम एक, ठीक है, परमानेंट रेवेन्यू चाहिए था उन्हें, तो उन्होंने सोचा एक परमानेंट सेटलमेंट करते हैं जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लैंड रेवेन्यू है, हम फॉर एग्जांपल वो फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हर किसान को देना होगा फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ फॉर अ मंथ। ठीक है, एग्जांपल है ये सिर्फ एजम्पशन सा है और रियल नहीं है ये। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम कि चलो 500 रुपीज़ हर मंथ हर किसान को देना है, और उन्होंने सोचा 500 रुपीज़ हमें हर महीने आ जाए, हमें और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, और इस स्कीम का नाम रखा इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट। और कहाँ कहाँ ये फिक्स हुआ, ये वाला परमानेंट सेटलमेंट कहाँ डिसाइड हुआ करने का, बंगाल और बिहार में डिसाइड हुआ कि हम इस स्कीम को चलाकर देखते हैं और देखते हैं कि आखिर इससे होता क्या है। लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि अरे ठीक है, चलो अब इन्होंने परमानेंट सिस्टम एक कर दिया कि इतने पैसे देने हैं तो चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स आई। हम देखते हैं कैसे प्रॉब्लम्स आई इसमें, है ना। अब ये बोल रहे हैं, इसके फीचर्स एक बार देखते हैं। फर्स्ट, इट्स मेन फीचर्स आर एज फॉलोज। द रेवेन्यू वॉज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एन एरिया The revenue to be collected from an area was fixed permanently with no scope of a revision later. इन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड किया, जो भी एरिया है और रेवेन्यू है वो दोनों फिक्स्ड रहेंगे और हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। रिवीजन का मतलब ये आपका पढ़ाई वाला रिवीजन नहीं, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी ये नहीं है कि 500 सोचा हमने तो चलो अगले महीने हम 700 कर देते हैं, ये तो बहुत अच्छी फसल हुई है चलो हम 700 ले लेते हैं अगले महीने। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। इट वॉज फिक्स्ड यानी हिल ही नहीं सकता, वैसा का वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई रिविजन नहीं होगा उसमें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है, द लोकल जमींदार वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स यानी किसान। ओके, जमींदार तो आपको पता ही है क्या होते हैं, जमींदार जो होते थे वो भी इंडियन है, पीजेंट्स हैं वो भी इंडियन है, ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन नहीं है, वो ब्रिटिशर्स है नेचुरली। तो एवरी ईयर ही हैड टू पे द फिक्स्ड अमाउंट बाय अ सर्टेन डेट। इफ ही वाज एबल टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड ही कुड कीप द सरप्लस अमाउंट, बट इफ ही कुड नॉट पे द स्टिपुलेटेड अमाउंट ही वुड लूज हिज जमींदारी राइट्स। द लैंड देन वुड बी गिवन टू अनदर जमींदार। ओके, इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने सोचा चलो हम एक अपना ही मॉनिटर बना देते हैं और हम इन पीजेंट्स के ऊपर बिठा देते हैं, तो वो ही कलेक्शन करेगा और वही हमको पैसे देगा, हमारी कोई सरदर्दी नहीं है, वही हमें कलेक्ट करके देगा। तो इन्होंने डिसाइड किया लोकल ज़मींदार को हम ये काम सौंप देते हैं। लोकल ज़मींदार को बोला कि भाई हमें तो चाहिए हर किसान से 500 रुपीज़, एग्जाम्पल है ये। ओके, दिस इज़ नॉट रियल अगेन। सो उन्होंने कहा कि हमें तो आप 500 रुपीज़ आप ला दो हर किसान से। फॉर एग्जाम्पल 10 किसान है तो 500 हो गया 5000। तो उन्हें लगा कि चलो हमारे मंथली आ जाएंगे 5000। अब अगर इससे ज़्यादा आप
इकट्ठा कर रहे हो रेवेन्यू, अगर जमींदार को इससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं रेवेन्यू में, किसानों ने ज्यादा दे दिया उसे, तो वो अपने पास रखे, उसको कोई देने की जरूरत नहीं है ब्रिटिशर्स को। तो जमींदार ने सोचा वाओ दिस इज अ वेरी गुड डील, सो अच्छा रहेगा, मैं अगर ज्यादा लगान इकट्ठा करूंगा तो मैं बचा हुआ सरप्लस जो लगान होगा वो अपने पास रख लूंगा, मैं रिच हो जाऊंगा, है ना। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ग्लिच था, प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? बट इफ ही कुड नॉट पे द स्टिपुलेटेड अमाउंट, स्टिपुलेटेड यानी कि जो डिसाइड हुआ अमाउंट, ओके, जो 500 रुपया डिसाइड हुआ वो अगर वो पे नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो ये होगा कि उसकी जमींदारी राइट्स वापस ले लिए जाएंगे, ही वुड लूज हिज जमींदारी राइट्स एंड द लैंड वुड बी गिवन टू अनदर जमींदार, उसका लैंड भी उठा के उसको अपने लैंड से भी हाथ धोना पड़ेगा और वो लैंड दे देंगे उठा के किसी और जमींदार को। तो मतलब ये भी हुआ कि आप ब्रिटिशर्स की गुलामी भी कर रहे हो, पैसे भी नहीं कमा पा रहे, और अल्टीमेटली आप अपने लैंड से भी हाथ धो रहे हो। तो किसका इंटरेस्ट होगा? किसी जमींदार का इंटरेस्ट होगा इस चीज़ में? इनिशियली हुआ होगा, लेकिन बाद में कैसे होगा? जब उन्हें समझ में आ गया इस सिस्टम में उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, रादर नुकसान ही हो रहा है, तो उनका क्यों इंटरेस्ट होगा, राइट? और ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम वहीं की वहीं, उनको तो रेवेन्यू आ ही नहीं रहा, तो अब उन्हें कुछ और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगला स्टैंजा हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे हैं हम एक्चुअली, हाँ यहाँ, ओके। द सिस्टम ऑफ फिक्सिंग द रेवेन्यू इन एडवांस वॉज एक्सट्रीमली एडवांटेजियस टू द कंपनी। अब ये जो इन्होंने पहले से रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि भाई इतना देना ही आपको, ये सारा फायदा इस चीज़ का हो रहा था सिर्फ कंपनी को, ब्रिटिशर्स को, राइट। इट इंश्योर्ड देम अ फिक्स्ड एंड रेगुलर इनकम विदाउट द ट्रबल ऑफ कलेक्टिंग इट फ्रॉम ईच पीजेंट। उन्हें ना तो किसी एक एक किसान के पास जाना, जी आप इस महीने का रेवेन्यू दे दो, इस महीने का रेवेन्यू दे दो, इस साल का रेवेन्यू दे दो, उन्हें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने सिर्फ बोल दिया ज़मींदार जी को कि ज़मींदार जी आप कलेक्ट कर लो और आप ये दे दो हमें कलेक्ट करके। तो ना उनका कलेक्शन का प्रॉब्लम है और ना उनको ये टेंशन कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपकी, क्योंकि ज़मींदार को देना ही है, अगर ज़मींदार नहीं देगा तो चलो उसकी ज़मीन ले लेंगे हम। तो दे वर टोटली लाइक दे हैड देयर बोथ हैंड्स फुल, उनको कहीं से भी कोई नुकसान ही नहीं हो रहा था, ठीक है। इट ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू सोशल क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स हु वर लॉयल टू द ब्रिटिश। इससे एक और चीज़ हुई, क्योंकि एक ऐसी क्लास क्रिएट हो गई, क्लास यानी कि कैटेगरी, कैटेगरी क्रिएट हो गई, एक सोशल क्लास क्रिएट हो गई, वो वाले लैंडलॉर्ड्स जो कि ब्रिटिशर्स के वफादार थे, लॉयल थे, राइट। ओके, अगले स्टैंजा में चलते हैं। द पीजेंट्स हाउएवर सफर्ड टेरिबली अंडर दिस सिस्टम। अब इस पूरे सिस्टम में सफ़र किसने किया? सबसे ज़्यादा पीजेंट्स ने सफ़र किया, यानी कि किसानों ने सफ़र किया। दे हैड टू पे अ वेरी हाई रेवेन्यू एंड कुड बी एविक्टेड इफ दे फेल टू डू सो। उन्हें इतना तो रेवेन्यू देना ही पड़ता था, लगान देना पड़ता था, और उनको हटा देते थे, निकाल देते, उनकी ज़मीन उनसे ले लेते थे, उनको उन्हीं की ज़मीन से हटा देते थे। एविक्टेड मीन्स हटा दिया, रिमूव कर दिया, निकाल दिया। सो अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाते थे उनको ही उनकी ज़मीन से वो हटा दिया जाते थे, ठीक है। द जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग मनी टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। अब अगर लैंड फर्टाइल नहीं है, कुछ फर्टिलाइजर चाहिए, कुछ पानी चाहिए, इरीगेशन का कुछ प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, कुछ ज़मींदार्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। वो अगर पीजेंट बोले जी हमारी ज़मीन में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, हमें थोड़ा मनी दे दो जिससे हम अपनी ज़मीन ठीक कर लें तो अच्छी फसल होगी, फिर हम आपको अच्छा लगान देंगे, लेकिन नहीं, ज़मींदार्स वर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ मनी to improve the soil or to improve the productivity of the land. So while production declined, the revenue demands of the zamindar went up. अब प्रोडक्शन तो हो रही है डिक्लाइन, यानी कि प्रोडक्शन तो कम हो रही है, बेचारा लैंड तो खराब हो रहा है, और रेवेन्यू जो डिमांड है रेवेन्यू की ज़मींदार की वो तो ऊपर जा रही है। अब प्रोड्यूस हो नहीं रही कुछ, है ना, फसल कुछ हो नहीं रही है, एंड दे हैड टू स्टिल गिव द रेवेन्यू, है ना, विद द इवन विद द पुअर क्वालिटी ऑफ द लैंड। तो अब क्या होगा? तो बेचारे पीजेंट की हालत तो हो गई खराब। टू पे द रेवेन्यू पीजेंट वॉज ऑफन फोर्स्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर। अब बेचारा अब वो नहीं दे पा रहा अगर लगान, तो क्या करेगा? अब वो लाला जी के पास जाएगा, है ना। वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द क्लास, है ना। मनी लेंडर्स आर ऑल लाला जी, सो ही इज गोइंग टू गो टू द लाला जीज मनी लेंडर्स। अब उनसे पैसे लेगा तो ऑब्वियसली वहाँ से पैसे लेगा तो उनको इंटरेस्ट देगा उस पैसे पे, राइट। अगर 10 रुपया लिया है तो अगले महीने उन्हें वो 11 रुपया देगा वापस देके, है ना। तो अब एक बार वो डेट में चला ही गया, डेट यानी कि उधार में, कर्जे में, ठीक है। द पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट आउट, ओके।
सो एक बार तो बेचारा उधार में चला ही गया, उधार के गड्ढे में, तो उसके बाद तो बेचारे की लाइफ गड़बड़ हो गई। ठीक है, सो ये था हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और